हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज की जो हमारी क्लास है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए पेपर वन के लिए फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस इन अर्लियर वीडियोस, ओके। तो सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या है यूपीएससी का सिलेबस फॉर बोथ द पेपर्स फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कैसे टैकल करना है ये भी मैं अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज से फॉर्मल क्लास स्टार्ट होती है हमारी। जो पहली क्लास है हमारी, पेपर वन से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स पेपर टू, ठीक है। तो पेपर वन की हमारी पहली क्लास है ये, ठीक है। तो अब देखो, समझने की बात ये है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड हो, ठीक है। काफी सारे यूपीएससी में ऑप्शनल जो लेते हैं सोशियोलॉजी, दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। कोई कॉमर्स का, कहीं किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, राइट। तो उस तरीके से, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से हो, सोशियोलॉजी से भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक नए सब्जेक्ट की तरीके से आपको मैं इसके साथ इंट्रोड्यूस करूं, ताकि आप बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी को समझें और उससे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को बिल्डअप करें। और जो सारा ये हमारा सोशियोलॉजी का ऑप्शनल रहेगा, ये वी विल स्टिक टुवर्ड्स द यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। इसी के सिलेबस पे हम स्टिक करेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन काफी बड़ा है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टैकल करने के लिए कर रहे हैं। तो हम उसके सिलेबस के साथ में स्टिक करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया है, पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। दो पेपर होते हैं हमारे इसमें, राइट। ऑलरेडी बता चुका हूं, 250-250 के दो पेपर होंगे, ठीक है, 250 मार्क्स ईच। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइन थिंकर्स इसमें होते हैं, जिसमें से 6 आपके पेपर वन में होते हैं और 3 आपके पेपर टू में होते हैं। ये डेडिकेटेड थिंकर्स थे, ठीक है। उस वीडियो को आप अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा पूरा सिलेबस किस तरीके से मैंने डिस्कस किया है। कि केवल ये 9 थिंकर्स नहीं है, ये 9 थिंकर्स तुमको डेडिकेटेडली पढ़ने हैं इन डिटेल, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स होते हैं जो हमें इस अपने ऑप्शनल में पढ़ने पड़ेंगे, इन अंडर डिफरेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अ, मेरे बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। मेरा नाम आलोक पंडित है, आई एम पीएचडी स्कॉलर इन सोशियोलॉजी, राइट। एंड आई एम हेड ऑफ फैकल्टी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप चिंता मत करिए। सोशियोलॉजी के लिए जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा, आपका कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो या आपको समझ में ना आए। दैट इज माई गारंटी, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या, ठीक है। क्या है ये डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, राइट। सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम समझना चाहें, तो सोशियो कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सोशियस, राइट। सोशियस, इसका लिटरल मीनिंग होता है कंपेनियन, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है कंपेनियन, साथी, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो आपका साथी कौन है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एज अ सोशल बीइंग अगर हम देखें, तो आपके साथी कौन है। तो आपके आसपास के जितने लोग हैं, जो आपका ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, आपकी सोसाइटी में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो वही तो एक तरीके से आपका कंपेनियन है। तो अगर इसको लिटरल मीनिंग में जाके सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन बनाया गया उसके मीनिंग में लेना चाहें, तो इट इज नथिंग बट सोसाइटी इन इटसेल्फ। क्या है, अगर ब्रॉडर टर्म में समझें तो सोसाइटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ही कंपेनियन है, जहां पे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जहां पर आप बड़े होते हैं, जहां के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप एब्जॉर्ब करते हो व्हाइल ग्रोइंग अप, लाइक। तो सोशल से इसी तरीके से लॉजी मीन्स लोगोस से आया, सिंपली समझें, टू स्टडी, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायो मीन्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स, राइट। और लॉजी, टू स्टडी। सो सिंपली अगर हम समझें कि ये जो टर्म है, ये ज्यादातर काफी सारे डिसिप्लिन में यूज होता है, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, उसी तरीके से। तो अब हमको ये समझने का काम है कि सोशियोलॉजी को हमने एक
इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने समझा कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या है। तो सिंपल वे में समझें, टू स्टडी द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, सोशियोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ये तो हमने समझा सिंपल इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो सोशियोलॉजी को अगर हम देखा जाए तो ये अराउंड 19th सेंचुरी से एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन बना है, राइट। उससे पहले ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारे पास सोसाइटी तो उससे पहले भी थी। ठीक है, सोसाइटी तो उससे पहले भी थी, तो सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते कैसे थे। तो सोसाइटी के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंडर पढ़ा करते थे पहले, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, राइट। पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो हर एक अलग जो हर एक डिसिप्लिन था उसमें कुछ कुछ सोशियोलॉजी का जो एलिमेंट है, कुछ इसमें पढ़ा गया, कुछ इसमें पढ़ा गया, कुछ इसमें पढ़ा गया। हिस्ट्री हो गया, उसमें भी सोसाइटी के बारे में आ जाता था थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से सेग्रीगेटेड वे में, ठीक है, सेग्रीगेटेड रहता था। तो अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ लेते थे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो जब हम सोसाइटी के एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे सोसाइटी का एक एलिमेंट क्या है, सोसाइटी का एक एलिमेंट होता है आपका स्टेट, गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन इसको हम डेडिकेटेडली पढ़ते ही हैं पॉलिटिकल साइंस में, राइट। तो फिर क्या ऐसी नेसेसिटी आई कि सोशियोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन बना के पढ़े हम। ठीक है, तो उसके लिए हमको, जब आगे की हमारी क्लासेस होंगी तो मैं आपको पूरा डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और हिस्ट्री सब बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए आप शॉर्ट में समझो ताकि आप एकदम एक कहानी के साथ जुड़ पाओ। ठीक है, तो सोशियोलॉजी की जो जो डिमांड आई अलग से डिसिप्लिन की, वो आई क्योंकि सडन चेंजेस हमारी सोसाइटी ने एक्सपीरियंस किए अराउंड 17th 18th 19th सेंचुरी में। ठीक है, 17th 18th 19th और इवन 20th सेंचुरी इंडिया के टर्म्स में बोला जाए, कि बहुत ज्यादा सोसाइटी ने चेंज किया अपने आप को। काफी ज्यादा चेंजेस सोसाइटी ने एक्सपीरियंस किए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली। हर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी वॉज चेंजिंग, फैमिली वॉज चेंजिंग, पॉलिटी वॉज चेंजिंग, इकोनॉमी वॉज चेंजिंग। ठीक है, हर चीज, मैरिज का भी सिस्टम अलग अलग चेंज हो रहा था। मतलब सोसाइटी ने सडन, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हर सोसाइटी के एलिमेंट्स में ट्रिमेंडस और सडन चेंजेस एक्सपीरियंस किए। तो जब हर एलिमेंट सोसाइटी का एक साथ चेंज होने लग गया, समझ रहे हो, एक साथ चेंज होने लग गया, तो उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए जरूरत महसूस होने लगी कि अलग से प्रॉपर सोसाइटी से रिलेटेड जो सोशल चेंजेस को पढ़े, उसके लिए हमें एक डिसिप्लिन बनाया जाए। And then comes the sociology as a discipline into existence, right? उसके बाद वो सारे सडन चेंजेस, अब हम इसकी डेवलपमेंट में और इसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसे कैसे चेंजेस थे, क्या क्या थे। ठीक है, अभी आप शॉर्ट में समझो कि वो जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे थे उनको समझने के लिए, जो सडन चेंजेस हो रहे थे उनको डेडिकेटेडली स्टडी करने के लिए हमें जरूरत हुई एक सेपरेट सब्जेक्ट की। तो हमने क्या किया, सोसाइटी के सारे एलिमेंट्स जो इन सब्जेक्ट्स में भी पढ़े जाते थे वो हमने सारे इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में डाले, और एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स, जो भी एलिमेंट्स थे सोसाइटी के, उसको सबको इसमें ऐड किया और एक डेडिकेटेड क्या बनाया, डिसिप्लिन बनाया सोसाइटी का, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, दैट इज सोशियोलॉजी। और ऐसे एलिमेंट्स जो उस समय पे एग्जिस्ट भी नहीं करते थे लेकिन सोशल एलिमेंट्स हैं, तो वो भी क्या होंगे इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए एक सेपरेट डिसिप्लिन, एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना वाज अ फीजिबल वे। ठीक है, तो अब जब इसकी शुरुआत होती है तो जो इसके पायनियर कहे जाते हैं, जिन्होंने बेसिकली सोशियोलॉजी टर्म को भी कॉइन किया था, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर, फादर ऑफ सोशियोलॉजी डिसिप्लिन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के जो फादर थे उनका नाम क्या है, तो ये नाम आप हमेशा याद रखेंगे, उनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट, राइट। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने बेसिकली क्या किया, ये कॉइन, सोशियोलॉजी कॉइन को टर्म किया और उन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश किया इस डिसिप्लिन को, राइट। इस डिसिप्लिन को स्टैब्लिश करने का काम किया। ठीक है, अब आगे जैसे चलते हैं, अब जैसे कोई सोशियोलॉजी जब स्टैब्लिश हुआ एक डिसिप्लिन, अब बहुत सारे स्कॉलर्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स को समझेंगे, अलग अलग फेनोमेना को समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे, तो हमें इसमें बेसिकली क्या है, बहुत सारे क्या मिलेंगे,
बहुत सारे हमको इसमें क्या मिलेंगे, स्कॉलर्स पढ़ने को मिलेंगे जिन्होंने सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी किया और अपने अपने तरीके से सोसाइटी को समझने की और हमें समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप क्या हैं, आप एक स्टूडेंट हैं किसके, इसके सोशियोलॉजी के। ठीक है, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी पूछूंगा तो आपको भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर जितने स्कॉलर्स ने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है, आपको पहले उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी थ्योरीज को समझना पड़ेगा, क्या क्या उन्होंने, उनका जो वर्क है, उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको समझना पड़ेगा। उससे आप क्या करेंगे, बेसिकली अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अब एक चीज और, मैं आज पहली क्लास है क्योंकि ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि एक चीज याद रखना कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल को जब आप पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं होता जो आपने सुना ना हो, देखा ना हो। सपोज आपको फैमिली पता है, ठीक है, सपोज आपको गवर्नमेंट पता है क्या होती है, सपोज आपको स्कूल्स पता है क्या है, ठीक है, सपोज आपको कास्ट पता है क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं सुनी, देखी, समझी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे अनफेमिलियर हो। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक कॉशन मैं आपको देना चाहता हूं। कॉशन क्या है, कॉशन ये आपको रखना है कि ये सारी चीजें हमको एक सोशियोलॉजिकल माइंडसेट के साथ में पढ़नी होंगी अगर हम अपने ऑप्शन में अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। और सोशियोलॉजिकल माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, बाय अंडरस्टैंडिंग द थ्योरीज एंड द थिंकर्स। ठीक है, जो थिंकर्स ने इसके ऊपर काम किया हुआ है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, उसको समझेंगे, तब हमारे पास एक सोशियोलॉजिकल माइंडसेट डेवलप होगा और हम इन सारी चीजों को, जो सारे एलिमेंट्स हैं, उसको एक सोशियोलॉजी स्कॉलर, सोशियोलॉजी स्टूडेंट के तरीके से समझ पाएंगे, ना कि एक कॉमन मैन की तरीके से। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पर, एक कॉमन मैन की तरीके से समझने में और एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट की तरीके से समझने में। ठीक है, तो अब ऑगस्ट कॉम्प ने क्या किया, स्टैब्लिश किया। ऑगस्ट कॉम्प ने स्टैब्लिश किया किसको, और ये कॉइन, ये टर्म भी उन्होंने ही कॉइन किया, राइट। और ठीक है, तो ये उन्होंने एक चीज बताई। अब हम अगर मैं एक लेमैन टर्म में, अगर मैं एक लेमैन टर्म में आपसे पूछूं, लेमैन टर्म में पूछूं कि सोसाइटी क्या है, ठीक है, सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी छोड़ो, सोसाइटी छोड़ो, अभी तो सोसाइटी को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, किसका, सब्जेक्ट का ही दिया है, सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे लेमैन टर्म में पूछूं कि सोशियोलॉजी से आपको क्या समझ में आया कि सोशियोलॉजी क्या है बेसिकली, तो आप एक बहुत कॉमन टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। कोई ये बोलेगा कि स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, राइट। बिल्कुल लेमैन, बिल्कुल बिल्कुल लेमैन के तरीके से सोचिए। ठीक है, स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बेसिकली सोसाइटी की स्टडी, सोशल प्रोसेसेस की स्टडी, फेनोमेना की स्टडी, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी, और भी बहुत सारी चीजें इसी तरीके की। तो अगर आपको ओवरऑल समझाया जाए कि भाई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप मोटा मोटा इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि भाई हम इस सब्जेक्ट में, इस डिसिप्लिन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सोसाइटी को पढ़ेंगे, सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, फेनोमेना को पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, कोई बोल सकता है स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट, ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि ये हो गया आपका लेमैन टर्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स, देयर ऑब्जर्वेशंस, देयर स्टडी एंड देयर थ्योरीज। तो यहां से हम, आई होप कि अभी आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, सोशियोलॉजी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो, और यही मेरा उद्देश्य था। दिस इज व्हाट आई वांटेड, कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में
आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल कोई नया अजीब सी चीज चल रही है या बोरिंग ना लगे, तो कोशिश करिए आपको समझाने की। अब आ जाते हैं हम अपना जो मेजर हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अब हम डेफिनेशन को समझेंगे। अभी हमने थोड़ी सी कहानी समझी कि क्या कहानी चल रही है, अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। देखो बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया 1838 में, राइट, उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या बोला? उन्होंने सोशियोलॉजी को बोला साइंस, सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। साइंस ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी की साइंस बोला, ठीक है। emphasized द साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी सोशल फेनोमेना, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखो इसको समझने की कोशिश करो, बेसिकली क्या कहना चाहता है। देखो अगस्त कॉम का जब उन्होंने ये सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डिसिप्लिन हो रहा था, तो उनका बेसिकली इसके साथ में एक विजन था। उनका विजन ये था कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, इस तरीके के बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें कोई भी वेग बातें नहीं होती। फिजिक्स में क्या है, कुछ भी वेग नहीं है, ठीक है। हर चीज को क्या किया जाता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस निकाली जाती हैं, स्टडी की जाती हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है। और फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, उस ऑब्जर्वेशन को, उस कंक्लूजन को वेरीफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद में एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जाता है जो एप्लीकेबल होता है हर जगह पर, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ है। कैसा काम हुआ है? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसके ऊपर मैथमेटिकल डेरिवेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसके बाद कंक्लूड किया गया, फिर वेरीफाई किया गया, इसके वेरिफिकेशंस हुए हैं। तब जाके जब ये हर जगह पर ट्रू साबित हुआ, जब ये हर जगह पर सही साबित हुआ, तब जाके ये एक यूनिवर्सल लॉ बनता है, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर ऑन अर्थ, ठीक है। तो सॉरी, तो इससे हम ये भी सिमिलरली केमिस्ट्री में भी, जब भी हम केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, एसिड पढ़ें, बेस पढ़ें, या कोई भी चीजें पढ़ें, तो देखो हर चीज के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और तब जाके कोई एक यूनिवर्सल लॉ बनता है। चाहे केमिस्ट्री में आप एंट्रोपी का लॉ समझ लो, या आप स्पेसिफिक हीट समझ लो, ठीक है, कुछ भी समझ लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जाता है, और तब जाके एक लॉ बनाया जाता है। तो ऑगस्ट कॉम का कहना ये था, ऑगस्ट कॉम का कहना ये था कि सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप ये कहानी पढ़ने आए हो। कहानी नहीं है कि बस ऐसी ही वेग बातें चल रही हैं, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट। देखो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। लेकिन सोशियोलॉजी इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव हो। अब सोसाइटी का कोई एक एस्पेक्ट में, एक जगह पे कहीं फैमिली, एक जगह पे सपोज फैमिली है, उसमें एक मेल एक फीमेल के साथ शादी कर रहा है, किसी और जगह पर एक मेल पांच फीमेल्स के साथ शादी कर रहा है, किसी जगह पे पांच फीमेल एक मेल के साथ शादी कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएट कर जाती हैं, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है टू अंडरस्टैंड। बट अगस्त कॉम्ट एम्फेसाइज्ड कि ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके, हम काफी सारे ऑब्जर्वेशंस करके, उनको वेरीफाई करके, कंक्लूड करके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी में भी उन्होंने एक साइंटिफिक एलिमेंट, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस डिसिप्लिन में जाना, इस डिसिप्लिन को स्टैब्लिश करना, और इस डिसिप्लिन को पढ़ने का एक रास्ता दिखाया कि कि इसको आप सोसाइटी की साइंस समझो, सोसाइटी की साइंस की तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। आप ऐसे ही वेग बातों में मत फंसो, ऐसे ही मत समझो कि ये सिर्फ ऐसे ही सब्जेक्ट है जिसमें हम सिंपल सोसाइटी की बातें कर रहे हैं और उनका कोई बेस नहीं है। नहीं, हर बात का बेस होना चाहिए, हर बात के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। कोई भी थ्योरी आ रही है तो उसके पीछे उसका रीजन होना चाहिए, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके पीछे उसका रीजन होना चाहिए, उसको समझने के पीछे पूरी थ्योरी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस।
ये सारे क्या है, एम्पेरिकल एविडेंसेस है ना, एम्पेरिकल एविडेंसेस वेरीफिएबल होते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल एविडेंसेस को वेरीफाई किया जा सकता है। तो ऐसे ही सोसाइटी को, सोशियोलॉजी में सोसाइटी को भी हम एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में पढ़ सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो सोसाइटी में जितने फेनोमेना उनको साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी जो जो ऑगस्ट कॉम्प ने प्रपोज किया कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को पढ़ेगी, ये डायनेमिक चेंजेस को भी पढ़ेगी। कैसे? मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज मैरिज, अगर मैं आपसे सिंपल टर्म्स में पूछूं, मैरिज क्या एक डायनेमिक एलिमेंट है सोसाइटी का या एक स्टैटिक एलिमेंट है? तो ये क्या है, एक स्टैटिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हजारों साल से चला आ रहा है, बहुत पुराना है और एक बहुत कॉमन चीज है अक्रॉस सोसाइटीज, इंडियन हो वेस्टर्न हो कहीं भी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो क्या है ये? मोर टुवर्ड्स स्टैटिक। ठीक है, मोर टुवर्ड्स स्टैटिक। बट अगर मैं इसको, इसके इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर मैं उसको भी समझने की कोशिश करूं कि एक होता है आपका पुराना मैरिज सिस्टम और एक होता है इसके अंदर न्यू एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम में देखें तो एक कॉन्सेप्ट आया, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, इसी का एक मैरिज का ही एक डिस्टॉर्टेड वर्जन कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन कह सकते हैं, एक उसी से सिमिलर वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे आते हैं एग्जाम्पल्स लाइक ओपन मैरिज सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो कि एक हो गया हमारा सोशल स्टैटिक और ये हो गए हमारे डायनेमिक, ये हो गया हमारा सोशल डायनेमिक्स। मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम, समय के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी स्टडी करना किसका काम है? हमारे इस नए डिसिप्लिन सोशियोलॉजी का। तो ऑगस्ट कॉम्ट वाज वेरी एप्ट एंड वाज वेरी राइट कि साइंस ऑफ सोसाइटी है, इसको साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से पढ़ा जाए और सोशल स्टैटिक्स को भी ये क्या करेगा? एड्रेस करेगा, सोशल डायनेमिक्स को भी एड्रेस करेगा, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको भी करेगा। तो एक तरीके से एक लिविंग बोल सकते हैं इसको, डिसिप्लिन है, तो इसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन ना किया जाए बेसिकली। समझ रहे हो? तो इस तरीके से, तो ये थी बेसिकली अब ऑगस्ट कॉम की डेफिनेशन सोशियोलॉजी की, कि उन्होंने बोला इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड इट emphasizes on scientific approach to study social phenomena considering all the social statics and the dynamics parts of the phenomena। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले थिंकर भी और फादर जो डिफाइन कर रहे हैं सोशियोलॉजी की। अभी परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन कैसे कैसे आई है, अभी हमने लेमन टर्म्स में ऊपर डेफिनेशन समझी थी, ठीक है, पिछली स्लाइड में लेमन टर्म्स में समझी थी। अब हम समझ रहे हैं कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने किस तरीके से अपने अपने तरीके से उनको डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड जो हमारा थिंकर है उनका नाम है एमाइल डर्कहाइम। अब देखो, जो मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में 9 थिंकर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 6 आपके फॉरेन थिंकर्स हैं, 3 आपके इंडियन थिंकर्स हैं। तो ये जो 6 थिंकर्स हैं ना फॉरेन, जो पेपर 1 के लिए हैं, उसमें से ही एक है एमाइल डर्कहाइम। तो एक इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं। ठीक है, तो जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे तब तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि डर्कहाइम साहब क्या बोल रहे हैं सोशियोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी को किस तरीके से बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी को डिफाइन करते में ये डर्कहाइम बोलते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब देखो ये नया टर्म आ गया, यहां पर इन्होंने बोला स्टडिंग द सोशल फेनोमेना। ठीक है, इन अ साइंटिफिक अप्रोच। डर्कहाइम कह रहे हैं कि ये सोशल फैक्ट्स की स्टडी है दैट एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देम। एग्जांपल है इसका रिलीजन, समझो। डर्कहाइम की ऑब्जर्वेशन में, ये डर्कहाइम की जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स सोसाइटी में, तो वो देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स हैं, जिसको डर्कहाइम ने नाम दिया क्या? सोशल फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स आर एग्जिस्टिंग विद इन आवर सोसाइटी। उन्होंने बोला बेसिकली कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब ये बच्चा है समझो, ये एक पैदा होता है विद इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी।
उसमें बहुत सारी चीजें आती है, किस तरीके की फैमिली में पैदा हो रहा है, किस रिलीजन में ये पैदा हो रहा है और किस कंट्री में पैदा हो रहा है। अब जहां ये पैदा होता है, तो ये जो फैमिली है, ये जो रिलीजन है, ये जो कंट्री है, ये जो इसकी ज्योग्राफी है, ये जो इसका क्लाइमेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। और जब ये ग्रो अप करेगा, तो ये सारे इन्फ्लुएंस मिलके इसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एलिमेंट्स इस ह्यूमन बीइंग के अंदर है या आउटसाइड है? डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट आउटसाइड दिस ह्यूमन बीइंग। मैं अगर बोलूं, अगर ये इंसान बच्चा बड़ा होके बुढ़ा होके मर जाए, ये खत्म हो जाए सपोज, तो क्या ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? तब भी ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, फिर कोई और बच्चा होगा, ये सारे उसके ऊपर काम करेंगे। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी होती है, हम कहाँ पैदा हुए, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी फैमिली किस तरीके की है, अपब्रिंगिंग किस तरीके की है, किस रिलीजन में हम पैदा हुए हैं, किस कल्चर में हम पैदा हुए हैं, क्या हमारी एथनिसिटी है, उस सबका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ता है? हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। बट दीज ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, जिसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द इंडिविजुअल, बट दे हैव अ कंट्रोलिंग फैक्टर, दे एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देम, और हमें कंट्रोल करते हैं और हमको सोशलाइज करते हैं अपने नॉर्म्स और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो दे डेफिनेटली प्रेजेंट आउटसाइड द इंडिविजुअल, बट दे हैव द कंट्रोलिंग पावर, और दे एक्सर्ट कंट्रोल, और दे इन्फ्लुएंस एंड दे सोशलाइज, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको बेसिकली डरखाइम ने बोला कि दीज आर द सोशल फैक्ट्स, ये हमारे सोशल फैक्ट्स हैं। दे कीप एग्जिस्टिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज दे आर आउटसाइड द इंडिविजुअल। तो ये जो फैक्ट्स है ना, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। तो अब दरखाइम ने अपनी सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल फैक्ट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल्स एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देम। और एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कि रिलीजन, ठीक है। अब रिलीजन क्या? एज अ सोशल फैक्ट दैट यूनाइट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेम रिलीजन के होते हो, ठीक है, सेम रिलीजन के होते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बॉन्डिंग होती है, एक यूनिटी होती है विद इन द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। तो देखो, अपना इन्फ्लुएंस तो कर रहा है ना, बीइंग द आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। रिलीजन हमारे अंदर नहीं है ना, रिलीजन इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एक एलिमेंट है, एक सोशल फैक्ट है। उस फैक्ट की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? मतलब सारे फैक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? सोशियोलॉजी। आई होप क्लियर हो चुका होगा, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। और देखो, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और मैं गारंटी देता हूं आपको, कोई भी एक भी टॉपिक, एक भी सब टॉपिक ऐसा नहीं होगा, कोई थिंकर ऐसा नहीं होगा, एडिशनल थिंकर्स दे के जाऊंगा जो आपको मार्क्स फैच करेंगे, किसमें? आपके ऑप्शनल में एक्स्ट्रा थिंकर्स आपको बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मैक्स वेबर की। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स, और ये भी इन 6 आपके फॉरेन थिंकर्स में से, डरखाइम के साथ साथ ये भी, मैक्स वेबर भी एक थिंकर है इसमें, ठीक है। तो 2 थिंकर तो आपके इंपॉर्टेंट यही है, राइट। अब देखो, मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड इट्स सब्जेक्टिव मीनिंग, focused on understanding human behavior by interpreting meanings attributed by individuals। अब देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि ये एक बच्चा है, ठीक है। सपोज ये एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे कहीं बाहर है। एक यहाँ पे इनको एक कोई बड़ा इंसान मिला, ठीक है। अब जो पहला बड़ा इंसान इस पहले बच्चे को मिला, इसने इस बच्चे को डांट दिया किसी बात पे, इसने कोई गलती करी और इस इंसान ने इसको डांट दिया। दोनों स्ट्रेंजर हैं, ठीक है। अब इस बच्चे को लगा कि ये मेरे से उम्र में बड़ा है, तो इस बच्चे ने बोला कि सॉरी अंकल, आगे से गलती नहीं करूंगा, और ये वहां से चला गया, ठीक है। एक इंसिडेंट ये हुआ। दूसरा इंसिडेंट, एक बच्चा है, सेम गलती उसने करी, एक बड़े इंसान ने उसको डांट दिया, ये भी स्ट्रेंजर है, ठीक है। अब इस बच्चे ने ये सोचा कि ये कौन है, ये स्ट्रेंजर कौन है जो मुझे डांट रहा है, मेरी मर्जी, ये कौन होता है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूं, तो ये मुझे कैसे डांट सकता है, और इसने उसको उल्टा जवाब दे दिया।
ठीक है। अब दोनों इंसिडेंट से एक चीज समझने की कोशिश करो कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में इंडिविजुअल्स आर बिहेविंग डिफरेंटली। वाई? वाई? अब इसके पीछे, अब देखो, इसका एक्शन तो हमको समझ में आया कि इसने तो बोला सॉरी और इसने उल्टा जवाब दिया, ठीक है, रिटेलिएट किया। अब इसके, इस बच्चे के एक्शन में और इस बच्चे के एक्शन में पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक्शन है और इसका जो एक्शन है उसको स्टडी करना, फिर इसके बैकग्राउंड में जाना और इसका सब्जेक्टिव मीनिंग को समझना कि भाई इसकी अपब्रिंगिंग में ऐसा सिखाया गया है कि अगर कोई उम्र में बड़ा एजेड इंसान हो तो आप उसको रिस्पेक्ट से बात कीजिए, ठीक है। और इस बच्चे को सिखाया गया कि आपके पास में आपको कोई स्ट्रेंजर दिखे, कोई अननोन दिखे, कोई स्ट्रेंजर है, कोई अननोन दिखे तो आप उससे ज्यादा बात मत करिए, या अगर आपसे वो कोई बात कर रहा है तो आप उससे जवाब दे दीजिए, ठीक है। दोनों की अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है। तो देखो, एक्शन में और उसके पीछे का सब्जेक्टिव मीनिंग, हाउ हाउ द इंडिविजुअल इज बिहेविंग बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव मीनिंग, कि उस एक्शन के पीछे उसने किस तरीके से परसीव किया, ठीक है, उसके पीछे उसने क्या सब्जेक्टिव मीनिंग लगाया, ठीक है। तो यहां पे आ गई ना सब्जेक्टिविटी, क्योंकि इसके एक्शन में इसका मीनिंग कुछ और था, जो भी इंसिडेंट हुआ, और इसके बिहेवियर के पीछे इसका मीनिंग कुछ और था इंसिडेंट के पीछे। तो बेसिकली मैक्स वेबर, मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्स वेबर का बेसिकली कहना ये था कि जो सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी ऐसे ही नहीं है। सोशियोलॉजी बेसिकली हम समझेंगे कि सोशल बीइंग की स्टडी है, ठीक है। सोशल बीइंग जो हम ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में ह्यूमन का हमेशा ह्यूमन बिहेव करता है, एक्ट करता है। तो जितने भी एक्शंस ह्यूमंस लेते हैं, स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, उनकी स्टडी और उनके सब्जेक्टिव मीनिंग की स्टडी, ठीक है। सोशल एक्शन में सोशल एक्शन की स्टडी और उसके पीछे क्या सब्जेक्टिव मीनिंग है, इनहेरेंट मीनिंग क्या है उस एक्शन को करने के लिए, उस ह्यूमन बिहेवियर के लिए। फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स एट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल्स। किसी भी एक्शन के पीछे वो इंडिविजुअल क्या सब्जेक्टिव मीनिंग एट्रीब्यूट करता है, उसको, उसकी स्टडी है ना, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। अब कंपेयर करो, ऑगस्ट कॉम्ट कह रहे हैं स्टडिंग ऑफ सोशल फेनोमेना इन अ साइंटिफिक मैनर। डरखाइम बोल रहे हैं सोशल फैक्ट्स की स्टडी करनी है। मैक्स वेबर बोल रहे हैं सोशल एक्शन की स्टडी करनी है। और ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सारे थिंकर्स हम पढ़ेंगे ना। तो जो आपके 9 थिंकर्स है उसमें आता है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब है और उनकी अलग अलग थ्योरीज क्या है, वो सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। अब सिमिलरली आ जाते हैं हम किसके पास, हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है जीएस घूरे। ये आपके जो 3 इंडियन थिंकर्स हैं ना उसमें से एक है। और इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इन्होंने सोशियोलॉजी इंडिया में स्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो इंडियन सोशियोलॉजी के फादर जीएस घूरे हैं। अब देखो, इसलिए मैंने बोला ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडियन थिंकर है। इन्होंने बोला सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कास्ट, ट्राइब्स, रूरल अर्बन डायनेमिक्स। अब इसमें मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे। और इनकी थ्योरी भी आती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकी थ्योरीज में, इंडोलॉजी करके, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी के क्योंकि फादर हैं और इंडियन पर्सपेक्टिव से इन्होंने सोचा। और इनकी अप्रोच जो थी ना, इनकी जो थ्योरीज हैं, आप उनको जब पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि इनकी अप्रोच भी इंडियनाइज्ड थी। ये ही वॉज इन फेवर टू स्टडी इंडियन सोसाइटीज phenomena, Indian societies aspects from Indian perspective, not from the Western thinkers perspective। इनका कहने का मतलब बेसिकली ये था कि ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ के और इंडियन सोसाइटी को समझ लें, क्योंकि इंडियन सोसाइटी अलग तरीके की है। तो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें इंडियन सोशल एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा जो यूनिक है। जैसे कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ट्राइब्स है इंडिया में, रूरल अर्बन डायनेमिक्स है इंडिया में, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो इन्होंने सोशियोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन किया कि ये जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से डिफाइन करने की कोशिश करी। इट इज द स्टडी ऑफ कास्ट, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। इस इन सब की जो इंडियन एलिमेंट्स, इंडिया स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, उनकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश की कि सोसाइटी क्या है, जो आप खुद अपने आप से समझ सकते हैं। थोड़े आपको मैंने 4 थिंकर्स यहाँ पे समझाए कि किस तरीके से थिंकर्स भी इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।
जो है हमारा स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस इसमें से जरूर आते रहते हैं एग्जाम में। देखो, आपने समझा कि सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। सोशियोलॉजी को हमने इसीलिए स्टार्ट किया, एक नए डिसिप्लिन की तरीके से एस्टेब्लिश किया, क्योंकि हमारी नीड थी, क्योंकि सोशल चेंजेस सडन बहुत सारे हो रहे थे सोसाइटीज में। तो हमको अलग से एक डिसिप्लिन स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ गई। अब आपने डिसिप्लिन स्टैब्लिश कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब डिसिप्लिन स्टैब्लिश हो चुका है, तो उस डिसिप्लिन का स्कोप क्या है, वो डिसिप्लिन का स्कोप क्या है, उस डिसिप्लिन का नेचर क्या है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्कोप क्या है कि मतलब वो क्या क्या स्टडी करेगा, कहां तक वो जाएगा, क्या उसका स्कोप है, समझ रहे हो। तो वो उसका स्कोप क्या है, उसका क्या सब्जेक्ट मैटर होगा सोशियोलॉजी का, उसका नेचर कैसा होगा, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, बायस्ड है, किस तरीके का उसका नेचर होना चाहिए। अब हम उसको समझेंगे। जब आप ये स्कोप और नेचर समझ लोगे ना, तब आपको एकदम क्लियर विजन हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्कोप और नेचर क्या है बेसिकली सोशियोलॉजी का। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। सोशियोलॉजी किसको डील करेगा, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। सबसे सिंपल बात तो इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रहा है कि सोशल ग्रुप के बारे में स्टडी करेगा। जो भी सोशल ग्रुप्स हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है, चाहे वो कास्ट ग्रुप हो, ठीक है, चाहे वो क्लास ग्रुप हो, ठीक है, चाहे वो कोई और पॉलिटिकल ग्रुप हो, ठीक है, प्रेशर ग्रुप हो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जितने भी सोशल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उसमें ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है उन ग्रुप्स में, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है सोशल ग्रुप्स हैं, बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब मैं ह्यूमन सोसाइटी से भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, इसको समझो। सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड एक्सक्लूसिवली विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। It does not concern itself with studying relationship or organization in the animal kingdom। समझ रहे हो मेरी बात कि एनिमल सोसाइटी और मतलब जितने भी एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उससे मतलब नहीं, ह्यूमन सोसाइटी पे स्पेसिफिक। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन के जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इसका स्कोप है। ठीक है, अब ह्यूमन ग्रुप्स में भी पढ़ेगा क्या, ग्रुप डायनामिक्स को पढ़ेगा। ग्रुप किस तरीके से चेंज होते हैं, ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, मेंबर्स ऐड होते हैं, मेंबर जाते हैं, रीजंस क्या है, उस तरीके से, समझ रहे हो। सोशियोलॉजी एनालाइजेस हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन पर्टिकुलर ग्रुप्स। एग्जाम्पल समझो, यू आर अ मेंबर ऑफ योर फैमिली ग्रुप। ठीक है, आपकी एक फैमिली है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके भी आप एक मेंबर हो। आप इस फैमिली में कैसे रहते हो, कैसे बिहेव करते हो, what is your behavior towards your father, what is your behavior towards your mother, what is your behavior towards your sister and brother, and what is your behavior towards your children। सब चीजें अलग अलग होती है ना, तो इन सबको पढ़ना है। तो इन सबको पढ़ने का मतलब इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करते हैं ग्रुप्स में, उसको पढ़ने के लिए उसको भी मतलब उसको पढ़ेंगे बेसिकली हम इसके अंदर। एंड हाउ ग्रुप इंटरैक्शंस शेप सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, और किस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं ये इंटरैक्ट करते हैं। अलग अलग ग्रुप अलग अलग, अब जैसे आप एक फैमिली ग्रुप के मेंबर हो, आप एक रिलीजियस ग्रुप के भी मेंबर हो, आप किसी और पर्टिकुलर ग्रुप के भी साइमल्टेनियस हो सकते हो ना, काफी ग्रुप्स के। तो ये सारे ग्रुप्स भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। कि आप एक फैमिली के मेंबर हो, सपोज यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन,
तो एक हिंदू रिलीजियस ग्रुप हो गया अलग, एक फैमिली ग्रुप आपका है, आपका एक फ्रेंड है, ही इज अ मुस्लिम, तो एक उसकी मुस्लिम फैमिली है, और फिर उसका एक रिलीजियस ग्रुप है मुस्लिम का। ठीक है, तो ये हिंदू रिलीजियस ग्रुप है, ये मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप है, तो ये भी तो इंटरेक्ट करेंगे ना आपस में। ठीक है, तो वो ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद इन अ ग्रुप, हर चीज, सारे डायनेमिक्स जो ग्रुप के होते हैं, लिखा है ना ग्रुप डायनेमिक्स, सारे डायनेमिक्स जो ग्रुप के अंदर होते हैं उस सबको स्टडी करने का काम कौन करता है? सोशियोलॉजी। यही है इसका मेजर पॉइंट, क्या है जो हमारा फर्स्ट, इसका जो स्कोप और जो नेचर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स का भी आपका एक ग्रुप होगा, आप फ्रेंड्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर आप बहुत एक स्मार्ट बच्चे के साथ बैठते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करता है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स स्टडी, टुवर्ड्स गोल्स इन योर लाइफ, हर चीज का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है ना। तो पीयर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंट बिहेवियर, तो वो भी आपके ऊपर आएगा। अब मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर उन पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, उस सब की स्टडी क्या है, किसका पार्ट है, यही स्कोप है किसका, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना सेकंड पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्रेसेस, वो प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब आप जब सोशियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ना उसका स्कोप, तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते ही हमने समझा ही था। तो सोसाइटी में हमने एक चीज क्या देखी, सोसाइटी में हमने अभी देखा कि ग्रुप्स होते हैं, हम समझ गए। दूसरी चीज सोसाइटी में क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखो यहाँ पे जो लेमन टर्म्स में आपने डेफिनेशन बताई थी ना, ये देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल प्रोसेसेस, सोशल फेनोमेना, ठीक है, वही वाली बातें हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जैसे एग्जाम्पल, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल जाओगे कॉलेज जाओगे एक इंस्टीट्यूशन है ना, पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी एक इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, में आप रह रहे हो एग्रेरियन इकोनॉमी में, या आप इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हो, किस तरीके से कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, किस तरीके की है, सोशलिस्ट है, हर तरीके की। ठीक है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशियोलॉजी बेसिकली एग्जामिन किसको करती है, ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, इनकी स्टडी को भी किसका किसका स्कोप है, ये भी क्या है, सोशियोलॉजी का स्कोप का ही पार्ट है। और सोशियोलॉजी का नेचर है टू स्टडी सच इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो एक चीज याद रखना, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एम्फसाइजेस द सोशल। ठीक है, सोशल पे हमेशा ध्यान रखना। चलिए, अब आ जाते हैं अपना हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज प्रोसेसेस। अब इंस्टीट्यूशन हमने समझे कि फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। ठीक है, अब सोशल प्रोसेसेस भी तो बहुत सारी हैं। स्टडीज सोशलाइजेशन, कि बच्चा छोटा है और कोई घर में गेस्ट आया है, तो बच्चे पैर छुओ अंकल आए हैं, तो इस प्रोसेस को, जो पैर छुओ बच्चे अंकल आए हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं, इस बच्चे को सोशलाइज करते हैं टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, to respect the relatives or the elders coming into your house, into your home। उनको रिस्पेक्ट देनी है by touching their feet। तो ये जो संस्कार डालना है, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन, लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द फैमिली और स्कूल, एनी इंस्टीट्यूशन, बट लर्निंग द नॉर्म्स। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इसको भी किसमें हम पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में। स्ट्रेटिफिकेशन, क्लासेस हैं अलग अलग सोसाइटी में, ये अपर क्लास, ये अपर मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास, ये बहुत अमीर, ये कम अमीर, ये एवरेज, ये थोड़े गरीब, ये बिल्कुल गरीब, फिर पुअर्स, अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा पुअर्स, एकदम मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेटा है सोसाइटी के। तो स्ट्रेटिफिकेशन, हायरार्कीज, चाहे वो क्लास की हायरार्की हो, चाहे वो कास्ट की हायरार्की हो, अपर क्लास, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, समझ रहे हो, अनटचेबिलिटी,
तो वो भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन, उसको भी क्या करते हैं हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो प्रोसेसेस समझ रहे हो, सोशलाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, मूवमेंट अक्रॉस क्लासेस। एक गरीब बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट सर्जन बन गया, बहुत पैसा कमाया, सीधे कहाँ पहुंच गया, अपर क्लास में, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस काफी। तो ये क्या हुआ, इस स्ट्रेटा से मूव कर गया, मोबिलिटी, मूव कर गया अक्रॉस स्ट्रेटा। ये जो चेंज हुआ उसकी स्ट्रेटिफिकेशन में, जो स्ट्रेटिफिकेशन है बेसिकली उसके स्ट्रेटा में जो चेंज आया, जो मोबिलिटी उसने ली, उस मोबिलिटी को भी हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी क्या करेंगे हम, स्टडी करते हैं किसमें, सोशलाइजेशन, दो, सोशियोलॉजी में। डेविएंस, डेविएंस का मतलब होता है नॉर्मल रूल्स का वायलेशन करना। एक बच्चा छोटा सा है और सपोज ये अबेंडेंड है, ठीक है, अबेंडेंट बच्चा है, पेरेंट्स है नहीं, सड़क पे स्ट्रीट्स में ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ तो जाता है दुकान पे, से कोई शॉप है वहां से क्या किया, बेसिकली चोरी करके सामान ले आया, ठीक है। तो ये क्या, एक डेविएंट बिहेवियर है, ये एक वायलेशन है किसका, नॉर्म्स का। चोरी करना बुरी बात है, बट क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ये डेविएट कर गया किससे, नॉर्मल रूल्स से, किसके, सोसाइटी के। उसको बोलते हैं तो ये भी तो एक प्रोसेस है ना, ये भी तो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ना, उसको भी पढ़ेंगे। तो अब आप देख रहे हो इस सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का स्कोप कितना वाइडन होता जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं हम, प्रोसेसेस इतनी सारी, सोशलाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, डेविएंस, सारी हम प्रोसेसेस को भी पढ़ रहे हैं। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ रहे हैं। ग्रुप्स को भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप जो हमने यहाँ पे देखा, सोशल ग्रुप, पीयर ग्रुप, ठीक है, उसको भी पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब आपको स्कोप समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये डिसिप्लिन कहां तक जाएगा। उसके बाद एजुकेशन एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी तो मैंने आपको समझा ही दिया। एजुकेशन में रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग मोबिलिटी, ये भी हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं इसी में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत गरीब बच्चा थ्रू एजुकेशन पढ़ा और बहुत अमीर हो गया और अपना जो स्ट्रेटा था वो चेंज कर लिया, अपर स्ट्रेटा में पहुंच गया, अपर क्लास में पहुंच गया, ठीक है। तो क्या किया, एजुकेशन ने शेप किया किसको, उसकी मोबिलिटी को। तो सोशल मोबिलिटी भी उसकी वजह से आई। तो रोल ऑफ एजुकेशन, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, अपने सोशियोलॉजी में, ठीक है। अब थोड़ा ग्लोबल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। अब देखो, समझने की कोशिश करो। फैमिली, ये यूएसए, फैमिली इन इंडिया। हम पढ़ रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसको बोलते हैं फैमिली, ठीक है। अगर मैं इंडिया में का एक एग्जांपल लूं, जॉइंट फैमिली का, यूएसए में मैं एक एग्जांपल लूं, न्यूक्लियर फैमिली का। दो न्यूक्लियर फैमिली इज आल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, बट मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो मैं एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ता हूं और फिर मैं उसको एक कंट्री से इंडिया के एग्जांपल लेता हूं, एक कंट्री में यूएसए के एग्जांपल लेता हूं, और फिर मैं उनको क्या करता हूं, कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। इससे मेरे को बेसिकली दो सोसाइटीज का बारे में पढ़ने को मिलेगा, दो सोसाइटीज को समझने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। सपोज, समझ रहे हो। तो उसको भी पढ़ने में, वो भी सारा क्या है, हमारे सोशियोलॉजी का ही स्कोप है, इसी के अंदर पढ़ना होता है सारा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के भाई, मैरिज जो है वो मोर और लेस यूनिवर्सल है, वो यहाँ भी देखने को मिल रही है, यहाँ भी देखने को मिल रही है, यूरोप में भी देखने को मिल रही है। तो ये हमें पता कैसे चलता है, थ्रू दिस स्टडी। सोशियोलॉजी पढ़ोगे, सोसाइटीज की स्टडी करोगे, अलग अलग सोसाइटीज की स्टडी करोगे, फिर कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, कहीं ट्राइबल ग्रुप्स में आप देखोगे कि वहां पर मैरिज सिस्टम कुछ अलग तरीके से है, ठीक है। तो या कुछ ऐसी ट्राइब्स जहाँ पे मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी तो तभी तो करोगे ना जब स्टडी करोगे अलग अलग। तो भाई ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कौन से हो सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस। एक कल्चर दूसरे कल्चर से कैसे अलग है उसको समझना, क्या सिमिलैरिटीज है उसको समझना, क्या यूनिवर्सल है जो हर जगह पे मिलता है उसको पढ़ना, वो भी सब किसके अंदर आएगा, हमारा सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है। कल्चरल क्या क्या डिफरेंसेस है, मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। वेस्टर्न और इंडियन सोसाइटीज में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, बेसिकली स्कोप है किसका, सोशियोलॉजी का।
ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स देखो, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरैक्शंस एंड मीनिंग्स। अभी देखो ये एक थ्योरी है जीएच मीड की, थिंकर है आपके जीएच मीड, उनकी थ्योरी है। इसको मैं समझाऊंगा जब मीड को समझाऊंगा, ठीक है। अभी समझो, सिंपल समझो, सिंपल सी बात समझो कि ये एक फादर है, ठीक है, और ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अभी बच्चा बहुत उद्यम कर रहा है, और ये जो फादर है इन्होंने अपनी आंखें दिखाई एकदम डरावनी, एकदम डरावनी आंखें इस बच्चे को दिखाई, ठीक है। और ये बच्चा उद्यम करता जा रहा है। तो फिर ये फादर आए और इन्होंने एक स्लैप, एक थप्पड़ मार दिया इस बच्चे के, ठीक है। तो ये बच्चा शांत होकर बैठ गया। नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों बाद ये फिर से उद्यम कर रहा है। अब ये फादर ने दोबारा से अपनी आंखें एकदम बड़ी करके दिखाई इस बच्चे को। अब इसके माइंड में, क्योंकि अब ये सोशलाइज हो चुका है, ठीक है, अभी सोशलाइज हो चुका है, इसको पता है आंखें दिखाई हैं मतलब अब थप्पड़ आने वाला है। तो ये क्या करेगा, थप्पड़ का वेट नहीं करेगा, वही आंखों के, उसी आंखों के इशारे से क्या करेगा, चुपचाप जाके बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, कि उस एक जो सिंबल था, एक जो सिंबल था इंटरेक्शन का, उसी से बेसिकली ये बच्चा सोशलाइज हो चुका है, ठीक है। तो इतना माइक्रो लेवल पे जाके, समझ रहे हो आप, कि एक एक सिंबल को जाके और कैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, वो भी हमारा किसका पार्ट है, सोशियोलॉजी का। और ये हम पढ़ेंगे, इसीलिए थ्योरी का नाम इन्होंने दिया है। ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी थ्योरी है, सब आएगा इसमें, आई कॉन्सेप्ट मी कॉन्सेप्ट सारे आएंगे, ठीक है। तो इतने माइक्रो लेवल पे जाके भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि वो भी एक सोशल सोसाइटी हमारा का एस्पेक्ट है, उसको पढ़ना। और मैक्रो लेवल, फंक्शनलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरीज, मैक्रो थ्योरीज हैं ये, फंक्शनलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरीज, जिनके कन्फ्लिक्ट थ्योरीज के बहुत अच्छे एक स्कॉलर हैं जिनको बोलते हैं कार्ल मार्क्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शनलिज्म के भी बहुत सारे हमारे थिंकर्स हैं, जैसे पार्सन्स हो गए, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बड़ी बड़ी थ्योरी है, जैसे कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें अभी डिटेल में मत जाओ, ये बड़ी बड़ी थ्योरी है, उनको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए ये मैक्रो लेवल है, ठीक है। ये कि जैसे मार्क्स की थ्योरी है कम्युनिज्म, तो ये पूरे पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है, ग्लोबल थ्योरी है ना, ग्लोबल। रशिया हो गया, अब जैसे आपको पता है यूएसएसआर था पहले, कम्युनिस्ट था, चाइना हो गया। तो बहुत बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ये सारी थियोरीज वर्क करती हैं। तो यहाँ माइक्रो लेवल से, कि एक आंख के इशारे से लेके इतनी बड़ी थ्योरीज, फंक्शनलिज्म और कन्फ्लिक्ट थ्योरीज तक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसमें, सोशियोलॉजी में। एड्रेसेस लार्ज स्केल सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड डायनेमिक्स। इतने बड़े लेवल पे भी सोसाइटीज कैसे, सोसाइटी के स्टैटिक्स, सोसाइटी के डायनेमिक्स किस तरीके से हैं, उनको भी समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, किसमें, सोशियोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डिसिप्लिन, यूजेस सिस्टमैटिक मेथड्स। अब देखो, याद रखो, हमने एक चीज समझी, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप एंड नेचर। तो देखो, हमने नेचर में एक चीज समझी कि सोशियोलॉजी किसको स्टडी करेगा, केवल ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है। उसी में आता है सेकंड, जो ऑगस्ट कॉम्ट का भी क्या था, कहना था कि भाई साइंस ऑफ सोसाइटी है, इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझो। अगर साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हम समझेंगे, साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, ये क्या है, सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। मतलब हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स जब हम करेंगे तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लाएंगे, फिर हम कंक्लूजन लेके आएंगे, ठीक है, तब जाके हम कोई थ्योरी बनाएंगे, कोई लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक डिसिप्लिन है क्या, सोशियोलॉजी। और इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, सिस्टमैटिक मेथड्स, जैसे सर्वेज, एथनोग्राफी, एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, डरखाइम का एग्जांपल है, इन्होंने सुसाइड के ऊपर स्टडी की यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर 30 ईयर्स। इन्होंने 30 साल का डेटा एक सोसाइटी से लेके, मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में, 30 साल का डेटा लिया था। इन्होंने सुसाइड के ऊपर एक थ्योरी दी हुई है, प्रॉपर थ्योरी समझाऊंगा क्या है, वो आपका सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें इन्होंने डेटा यूज किया, इन्होंने थ्योरी ऐसे बैठे बैठे नहीं दे दी, प्रॉपर डेटा यूज किया, प्रॉपर डेटा को एनालाइज किया, और तब जाके अपनी थ्योरी के कंक्लूजन तक वो पहुंचे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, साइंटिफिक मेथड का, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में हमें इस डिसिप्लिन को पढ़ना है। तो ये क्या, बेसिकली पार्ट ऑफ दिस नेचर ऑफ सोशियोलॉजी,
ठीक है। दूसरी चीज एक याद रखनी है हमको, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। ठीक है। नेचर के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने काफी सारी चीजें समझी। डायनेमिक और इवॉल्विंग समझो, इससे आपको समझ में आ गया कि डायनेमिक मीन्स चेंज। तो सोशियोलॉजी को ऐसा न समझा जाए कि वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो सारे चेंजेस सोशियोलॉजी क्या करेगी, अपने अंदर इनकलकेट करेगी, और उनकी भी स्टडी हम इसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में करते हैं। सोशियोलॉजी अडेप्ट्स न्यू चैलेंजेस, जैसे ग्लोबलाइजेशन एक नया फेनोमेना है, ग्लोबलाइजेशन एक नया फेनोमेना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, टेक्नो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी जिसको बोलते हैं, वो सेक्टर डेवलप कर रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत न्यू फेनोमेना है। तो ये भी सब किसका पार्ट है, हमारे सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी का पार्ट ये है, ये इसका स्कोप है। और याद रखो कि इसका नेचर क्या है, कि ये डायनामिक और इवॉल्विंग है। सोशियोलॉजी डायनामिक भी है और इवॉल्विंग भी है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड होते रहते हैं विद टाइम टू टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ डिजिटल सोसाइटीज एंड ऑनलाइन बिहेवियर। अब ऑनलाइन या इंटरनेट या ऑनलाइन सोसाइटीज या फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अब ये भी तो ग्रुप है ना, ये ऑनलाइन ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो ये भी तो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है ना अल्टीमेटली, तो इनको भी तो कहां पढ़ोगे आप, यहीं। बट आप ये देख रहे हो कि सोशोलॉजी का स्कोप कितना है, कि वो आपके फैमिली ग्रुप से, पीयर ग्रुप से लेके और आपके ऑनलाइन ग्रुप तक, यहां तक की स्टडी कर रही है, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। तो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और सच में मजा आएगा, सच में मजा आएगा पढ़ोगे जब। ठीक है। डायनेमिक है और इवॉल्व करता रहता है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बस स्टिक कर गया कि यही सिलेबस है, नहीं, इवॉल्व करेगा, नए नए टॉपिक्स आ जाते हैं। इंटरनेट आया तो ऑनलाइन बिहेवियर भी आ गया, डिजिटल सोसाइटीज भी आ गई इसके अंदर। ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी के साथ तो होगा ही, कि जैसे यहाँ पे इकोनॉमी लिख लो, और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, इसको मैं बताऊंगा सारे अगली क्लासेस में। ठीक है। कि क्या क्या इसका कनेक्शन है। तो सोशियोलॉजी का कनेक्शन ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी आइसोलेशन में नहीं पढ़नी है। आइसोलेशन में हम नहीं पढ़ते कोई सब्जेक्ट, आइसोलेशन में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। इसका कनेक्शन इकोनॉमी से भी है, इसका कनेक्शन एंथ्रोपोलॉजी से भी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो ये सिस्टर सब्जेक्ट बोला जाता है, सिस्टर्स हैं ये। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर सिस्टर सब्जेक्ट्स। ठीक है। सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ, देखो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, यहाँ भी आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे। इकोनॉमी में भी आप पढ़ते हो कि आपका मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड है। तो वो सारा किसका पार्ट है, सोशियोलॉजी भाई। जिस भी चीज से सोसाइटी इंपैक्ट करेगी, वो हम पढ़ेंगे, वो हमारा सिलेबस का पार्ट हो जाता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें, एंथ्रोपोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है बहुत सारा, हर चीज ह्यूमन से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। अगर उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे आ रही तो हमारे सोशियोलॉजी का भी क्या बन जाएगा, सिलेबस का पार्ट। तो इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन, सोशियोलॉजी के इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन है, ये हर सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे कनेक्टेड है विद एग्जांपल्स। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मैंने एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट किसी ना किसी वे में है तो सोसाइटी के लिए ही, सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो भी क्या है बेसिकली। तो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस क्या हो गया, बेसिकली इसका एक नेचर हो गया। ठीक है। वैल्यू न्यूट्रलिटी मैंने बताया कि वैल्यू न्यूट्रल। अब देखो याद रखना, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखना, कि आप सोशियोलॉजी के एक स्टूडेंट हैं। ठीक है। आपको इसमें क्या पढ़ना है कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब तो हम पढ़ेंगे किसमें, सोशियोलॉजी में। बट वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। आप अपने पर्सनल ओपिनियन देने नहीं आए हैं, ना आपके पर्सनल ओपिनियन सोशियोलॉजी को चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत थ्योरीज, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके, ना ही आप स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काफी रिसर्च की हो। ठीक है। तो जो ऑलरेडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है, जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हुई हैं, हम अभी वैल्यू न्यूट्रल होके उनको पढ़ेंगे। हम सोशल
सोसाइटी के सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, बट हम अपने पर्सनल बायसेस को अलग रख देंगे, वेदर वी लाइक इट और नॉट। सपोज कोई एग्जांपल ले लो पॉलीगैमी का। अब पॉलीगैमी हमें पसंद हो या पॉलीगैमी से हमें नफरत हो, उससे सोशियोलॉजी का लेना देना नहीं है। आपका ओपिनियन नहीं मांगा, आपको बताना है कि पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, और जितने भी उसके सोशल डायमेंशंस हैं आप उसको स्टडी करेंगे। ये सही है या गलत है, इससे सोशियोलॉजी को कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और आपके ओपिनियंस को भी नहीं लेना देना। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका नेचर का एक पार्ट है। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अब मैक्स वेबर ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिविटी, और ये कंट्रोवर्सी है, और जब मैक्स वेबर पढ़ाऊंगा जब आपको समझाऊंगा कि बेसिकली क्या है कि मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर करते हैं। पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो सब्जेक्टिविटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो काउंटर करते हैं कि भाई परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में लाना मुश्किल है, पर्सनल बाइसेस लोगों के आते ही हैं डेफिनेटली। बट हमको एज अ स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी हमको याद रखना है कि भाई व्हाट इज डिमांडेड, क्या आपसे मांगा जा रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। पर्सनल और जो भी कंट्रोवर्सीज हैं वो हम पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म होते हैं थिंकर्स के, वो सब हम पढ़ेंगे। तो एडवोकेटेड फॉर ऑब्जेक्टिविटी आर्ग्यूइंग दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड अवॉइड लेटिंग पर्सनल बायसेस इन्फ्लुएंस रिसर्च फाइंडिंग्स। जो रिसर्च फाइंडिंग्स, जो एक्सपेरिमेंट्स में जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप एज इट इज अच्छे से उसको एनालाइज करके प्रेजेंट कीजिए। आप जबरदस्ती उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन मत डालिए। वो क्या करता है, उस स्टडी को हैम्पर करता है और हमको एक गलत इंफॉर्मेशन देता है, और वो एक रिसर्च अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। समझ गए? ठीक है, जैसे कल्चरल बायस हो गया ना, एग्जाम्पल के लिए अवॉइडिंग कल्चरल बायस व्हेन स्टडिंग डाइवर्स सोसाइटी। आप ट्राइबल सोसाइटी पढ़ रहे हो और आप एक इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में रह रहे हो, तो आपके यहाँ पे जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, आप उसमें पले बड़े हो, और आप ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो और आप बुराई लिख रहे हो कि यहाँ पे तो ये गया, ये खराब है, ये सही है। भाई उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप वैल्यू न्यूट्रल होके स्टडी करिए और ऑब्जर्व करिए और सारा डेटा इकट्ठा करिए, और फिर डेटा को परफेक्टली एनालाइज करके अपना कंक्लूजन दीजिए। इसको बोलते हैं कल्चरल बायस नहीं होना। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये भी क्या है, हमारी हमारा जो डिसिप्लिन सोशियोलॉजी उसका एक डिसिप्लिन है। ठीक है, तो यहां तक की थी हमारी आज पहली क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको सोसाइटी के बारे में नहीं, अभी तो आपको सिर्फ सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा या समझ में आ चुका होगा स्कोप क्या है हमारी सोशियोलॉजी। आज हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन देखी सोशियोलॉजी की, स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, इस डिसिप्लिन के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीजें समझी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हम आगे चलेंगे। फिर हम सोशियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके डिसिप्लिन की, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, किन सर्कमस्टेंसेज में ये डेवलप होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है अदर डिसिप्लिन के साथ, और जो भी हमारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं हम धीरे 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 टैकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सोसाइटी को समझने के लिए। तब तक ये क्लास को आप रिवाइज करके आइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं, जो आपकी अर्लियर वीडियोस में मैंने जो रेफरेंस मटेरियल बताया है, ठीक है, वो रेफरेंस मटेरियल में से आपको जो बुक अच्छी लगे उससे आप ये टॉपिक इंट्रोडक्शन का पूरा ये क्लास में जो भी आज डिस्कस किया स्कोप का, नेचर का, अच्छे से पढ़ के आइए। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।